तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम्स, राइट। अच्छा, ये क्या था तो मैं दोबारा से रिकॉल करवाता हुआ चलूँ ताकि आप लोग जो है आगे के टॉपिक समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है कि हम जो भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो उसके स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 के शुरू में पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या था प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें थी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे, मेन फंक्शन हेडर था, और साथ साथ क्या था, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अब इसमें जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, हमें इसमें जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है जिससे हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकें, उसमें डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। तो प्रोग्राम से जो भी हमने अपडेट करवानी है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू होगी। अब वो जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके की होती हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, उनका सिंटेक्स क्या होता है, उसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में सीखनी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, like which type of control statements we have over here, right। तो हम इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे लिया था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर के जो पार्ट हैं, स्टेटमेंट जिनके थ्रू हम प्रोग्राम में इस अपने स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे उन स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं, वो उनको कैसे डिस्कस करना है, कैसे पढ़ना है। ओके, नंबर 1, द कंप्यूटर प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीक्वेंशियल फॉर्म। अच्छा, सीक्वेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि सीक्वेंशियली परफॉर्म होती हैं। सीक्वेंशियली परफॉर्म होने का मतलब क्या होगा कि पहले एक स्टेटमेंट परफॉर्म होगी, उसके बिहाफ पे उसका दूसरा डिसीजन होगा, देन तीसरा, देन चौथा, इस तरीके से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये परफॉर्म हो रही होती है, राइट। अच्छा, दीज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इनका जो सीक्वेंस होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब टॉप टू बॉटम, राइट। द नेक्स्ट, वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और हम अपने प्रोग्राम का फ्लो का मतलब क्या, जो भी हम उससे काम करवाना चाह रहे हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, वो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शंस ऑफ प्रोग्राम बाय रिपीटिंग एनी ब्लॉक ऑफ द कोड। अच्छा, अब हम कंट्रोल स्टेटमेंट में कोड ब्लॉक्स ऐसे भी यूज कर सकते हैं जिससे हम उसका फ्लो कंट्रोल कर सकें या फिर उससे रिपीटेशन परफॉर्म करवा सकें। फॉर एग्जांपल, मुझे एक काम दोबारा करवाना है तो भाई मैं उन्हीं स्टेटमेंट, उन्हीं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवा लूंगा, ठीक है। तो ये भी किसका पार्ट है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, okay, making a choice or simply transfer the control to any specific block of program. These statements help the programmers to decide which part of the code is executed at certain time. अच्छा, अब और थोड़ा सा और इसको मजीद इलैबोरेट कर लेते हैं, ये क्यों यूज होती हैं। ये प्रोग्रामर्स को हेल्प आउट करती हैं ये बताने के लिए भाई हमने प्रोग्राम का कौन सा पार्ट इस वक्त चलाना है और किस टाइम चलाना है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग करवानी है उनसे। फॉर एग्जांपल भाई, अगर तो ये पार्ट ट्रू होगा तो ही आगे परफॉर्म करे, फॉल्स होगा तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाए, ठीक है। ट्रू होगा तो ये वाला डिसीजन मेक कर ले, ये वाली चीज़ प्रिंट करवा दे, फॉल्स होगा तो ये वाली चीज़ प्रिंट नहीं करवाए। इज दैट क्लियर। तो जो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे हम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं बाय यूजिंग दोज स्टेटमेंट, जिससे हम ये बता सकें प्रोग्राम को फ्लो होना है या स्टॉप कर देना है, प्रोग्राम ने ये वैल्यू प्रिंट करनी है या यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, या फिर प्रोग्राम ने ये वाला कोड ब्लॉक रिपीट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं इजीली। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है ये बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड होती है। वो कौन सी 3 टाइप्स हैं? बेसिकली इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को 3 पार्ट्स में, 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। C++ हैज द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अच्छा, नंबर 1 इज द सिलेक्शन, which is also called decision making structure, right? Number 2 is iteration, which is also called loop. Number 3 is jump. ये 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग करवा सकते हैं। नंबर 1, सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन का क्या मतलब है कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो, इन व्हाट सेंस, किसी भी कंडीशन के बिहाफ पे, तो ये काम हम सिलेक्शन से करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर तो ऐसा है तो ये प्रिंट कर दो, ऐसा नहीं है तो ये प्रिंट कर दो, राइट। अगर तो ऐसा है तो उसको प्रोसीड कर दो, नहीं है तो उसको यहीं पे स्टॉप कर दो। तो ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं किसी कंडीशन के बिहाफ पे, ये पहली कैटेगरी में फॉल करता है, विच इज व्हाट, सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है। और सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि ये उस स्टेप को सिलेक्ट करे या फिर उस फंक्शन को सिलेक्ट करे कि भाई मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, अगले को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, या फिर यहीं स्टॉप हो जाना है। इज दैट क्लियर। तो ऐसी जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो पहले पार्ट में कैटेगराइज होती हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स।
आज की क्लास का हमारा ये टॉपिक है। आज की क्लास में हमने डिसीजन मेकिंग को ही प्रोसीड करना है, डिसीजन मेकिंग को ही कंप्लीट वे में समझना है कि हम ऐसी कितनी स्टेटमेंट्स हैं और किस किस जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं जिससे हम प्रोग्राम में कोई डिसीजन ले सकें, ठीक है, जिससे हम प्रोग्राम में कोई भी डिसीजन जो है परफॉर्म करवा सकें। नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज व्हाट आइटरेशन। इंट्रोडक्शन में देते हुए चल रहा हूँ, लेकिन जो एलैबोरेशन आज हमने लेनी है वो पहले टॉपिक की लेनी है खाली, ठीक है, बाकी को दो को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, नंबर 2 इज आइटरेशन और लूप्स। ये नाम यूजुअली आपने सुने होंगे, लूप्स का कोई नया नाम नहीं है। लूप्स का मतलब है टू परफॉर्म द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स या मोर देन वन टाइम, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कोड ब्लॉक, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को जब हमें एक से ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म करवाना हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवाना हो, वहाँ पे जो हम ब्लॉक यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड लूप्स। क्या कहलाते हैं वो? लूप्स या फिर आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब है टू परफॉर्म द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। अगर एक स्टेटमेंट को हम एक बार परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी लूप की एक आइटरेशन परफॉर्म हो रही है। अगर हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं तो मल्टीपल आइटरेशन परफॉर्म हो रही है। इसके आसान से एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक कोड ब्लॉक बनाया है अपना नाम प्रिंट करवाने के लिए। अब वो कोड ब्लॉक तो बना लिया, पूरा डिज़ाइन कर लिया, अपना नाम उससे आपका प्रिंट भी हो रहा है। अब आप चाह रहे हैं भाई एक बार नहीं, मेरा नाम 10 बार प्रिंट हो, ठीक है। अब वो 10 बार जो आपने अपना नाम प्रिंट करना है तो भाई उसके लिए आप वो जो कोड ब्लॉक है ना उसको 10 दफ़ा नहीं लिखेंगे, उसको आप एज अ लूप यूज़ कर लेंगे। उस कोड ब्लॉक को आप लूप की स्टेटमेंट में यूज़ कर लेंगे। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो काम आपका 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अब आपने उसको नंबर ऑफ काउंट देना होगा कितनी दफ़ा परफॉर्म करवाना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या एक नंबर ऑफ कोड ब्लॉक को अगर आपने मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवाना है, उसका रिजल्ट मल्टीपल टाइम्स लेना है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आइटरेशन या फिर लूप्स, ठीक है, जिससे आपका एक ही काम या एक ही कोड ब्लॉक जो है मल्टीपल टाइम्स आपको हेल्प आउट कर सकता है। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज व्हाट? जंप स्टेटमेंट। भाई जंप स्टेटमेंट क्या होती है? नंबर 3 इज द जंप स्टेटमेंट यूज्ड वेयर, जहाँ पे हमें अपने कोड ब्लॉक पे कोई एक स्पेसिफिक एरिया से स्पेसिफिक एरिया पे डायरेक्टली जंप करना हो। क्या मतलब हो गया भाई? व्हाट डज इट मीन बाय? क्या हम कह सकते हैं भाई फॉर एग्जांपल भाई अगर तो ये वाला कोड ब्लॉक यूज़ हो रहा है तो भाई मैं कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाह रहा हूँ नीचे, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप करें और उसके बाद इस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इस प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें मैंने 20 नंबर ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई 4-5 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को पहले रीड करें, उसके बाद वो डायरेक्टली नंबर ऑफ स्टेटमेंट 10 से वो रीड करना स्टार्ट करें, बीच का पार्ट स्किप कर दे। वो स्पेसिफिक सिनेरियोज होते हैं जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से सिनेरियो में हम ये काम करवा सकते हैं या फिर कब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि जंप स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनकी मदद से हम स्पेसिफिक कोड ब्लॉक को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी सिनेरियो के बेस पे। इज दैट क्लियर? तो जंप से मुराद क्या है? जंप की एक्चुअल मीनिंग हम देखें तो क्या होती है भाई? टू स्किप समथिंग, ठीक है, कोई किसी चीज़ को स्किप करके आगे बढ़ना, दैट इज व्हाट जंप। तो जंप स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हुई जो किसी पार्ट को, प्रोग्रामिंग पार्ट को या प्रोग्रामिंग कोड ब्लॉक को स्किप करके आगे बढ़ जाए और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना शुरू हो जाए, दैट इज व्हाट जंप स्टेटमेंट्स। इज दैट क्लियर? आई होप सो यू गाइस आर क्लियर टिल यट। ये तीनों जो मेजर टर्म्स हैं ये क्लियर हो गई होंगी आपको। नंबर 1 इज द डिसीजन मेकिंग, नंबर 2 इज द आइटरेशन एंड द नंबर 3 इज जंप, ठीक है। आज का जो हमारा मेजर पार्ट है जिसके ऊपर हमने डिटेल्ड डिस्कशन करना है, दैट इज व्हाट? सिलेक्शन या फिर डिसीजन मेकिंग। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज द डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन।